हम भी विचार कर रहे हैं हरियाणा के जनादेश के ऊपर ही, क्योंकि आज परवादेश की में हम जो शब्द लेकर के आए हैं निशांत, वो शब्द है भ्रम। इन दिनों एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हरियाणा में जो नतीजा आया है वो जाट बनाम गैर जाट की गोलबंदी का अंजाम है। लेकिन ऐसा कहना जमीनी हकीकत का अनादर करना होगा, क्योंकि सच ये है कि इस चुनाव में बीजेपी को हर बिरादरी के वोट मिले हैं, कुछ के ज्यादा कुछ के कम। अगर सच में किसी नतीजे को सबका साथ वाला कह सकते हैं तो वो ये हरियाणा का नतीजा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए। अच्छा, अगर आप सच में ये देखना चाहते हैं कि क्या बीजेपी को सभी समुदायों के वोट हरियाणा में मिले, तो सबसे पहले आपको हरियाणा के सामाजिक और राजनीतिक मानचित्र को समझना होगा। तो इस राज्य को मोटे तौर पर 7 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें पहला है देशवाली या फिर देशवाल, जो रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिलों तक फैला हुआ है। इनमें पानीपत और हिसार का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसे आप जाट बेल्ट भी कह सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है बागड़ी, जिसे बागड़ भी कहते हैं। इसमें सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद जिले और राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए हिसार के कुछ हिस्से आते हैं। तीसरा इलाका है बांगड़। इसका केंद्र जींद जिले का नरवाना सब डिवीजन है और यह मूल रूप से जींद और कैथल जिले तक फैला हुआ है। चौथा बेल्ट नर्दक। इसमें अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला वाले जिले हैं जो कि पंजाब के करीब है। पांचवा क्षेत्र है ब्रज। ये इलाका यूपी बॉर्डर से सटा है। इसमें पलवल, फरीदाबाद जैसे जिले शामिल हैं। छठा इलाका है मेफ। इसमें नूह जिले की सभी विधानसभा सीटें और गुरुग्राम की सोहना और पलवल की हाथिन सीट शामिल है। और सातवीं बेल्ट है अहीरवाल। इसमें शामिल है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के जिले। हमने आपको ये राजनीतिक नक्शे के बारे में इसलिए समझाया क्योंकि इनमें से हर एक क्षेत्र का चरित्र बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र में किसी समुदाय विशेष का भी प्रभाव है। मतलब अगर कोई पार्टी किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यही निकाला जाएगा कि फिर वो पार्टी उस क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले समुदाय का वोट पाने में कामयाब रही है ना? तो इस लिहाज से अब जरूरी है कि आप सबसे पहले देशवाल बेल्ट को देखें। इस बेल्ट में 3 जिले हैं, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। ये कांग्रेस के सबसे बड़े जाट चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है देशवाल, और यहां जाट मतदाताओं की भी बहुलता है। और इस सब के बावजूद इस क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने इस बार अपनी सीटें 2 से बढ़ाकर 4 पर पहुंचा दी। कांग्रेस को 8 सीटें मिली और बाकी पार्टियों को 2 सीटें मिली। तो अगर जाट बेल्ट में बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा लेती है, क्या फिर भी कोई कहेगा कि सारा जाट वोट सिर्फ कांग्रेस के पास था और बाकी गैर जाट वोट ही बीजेपी के पास आया? इस बेल्ट में सच में क्या जाट बनाम गैर जाट दिख रहा है आपको? अच्छा, दूसरा इलाका देखते हैं, वो है बागड़ी का। यहां भी जाट सबसे प्रभावशाली तबका है। हरियाणा के मशहूर 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, तीनों इसी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। मौजूदा दौर में इन परिवारों के वारिस जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, जो कि खुद जाट नेता हैं, आईएनएलडी, जेजेपी और बीजेपी से राजनीति कर रहे हैं। यहां विधानसभा की 21 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने पिछली बार की ही तरह 8 सीटें जीती, यानी कि 21 में से 8। बांगड़ इलाके की बात करें, यहां 9 सीटें हैं। इस इलाके से कांग्रेस से बीजेपी और फिर वापस कांग्रेस में लौटे जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला आते हैं। बांगड़ इलाके में बीजेपी ने अपनी सीटों को 3 से 5 पर पहुंचा दिया। अब रुक करते हैं नर्दक का। इसे जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है। यह इलाका दिल्ली से चंडीगढ़ तक हाईवे को छूता है। इस बेल्ट में पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर ये सब जिले आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की 23 सीटें हैं। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पंजाबी खत्री वोटर ज्यादा है
और बीजेपी ने 2019 में मिली 12 सीटों को इस बार 14 पर पहुंचा दिया। इसी रीजन में लाडवा भी आता है, जहां से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी विधायक चुने गए हैं। अगला इलाका है ब्रज का। इसमें विधानसभा की 9 सीटें हैं। गुर्जरों का बोलबाला है यहाँ पे। बीजेपी ने इस क्षेत्र में पिछली बार मिली 7 सीटों को इस बार भी कायम रखा है। मेव बेल्ट की बात, यहाँ 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी है और यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं। इनमें एक छत्र राज है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी ने यहाँ खाता ही नहीं खोला। तो सीधे शब्दों में अगर कहें, अगर आप देशवाल, बागड़ी और बांगर के रीजन्स को देखें, इन सभी पर जाट वोटों का भारी प्रभाव है। फिर भी उनमें से हर एक इलाके में बीजेपी ने या तो अपनी सीटें बरकरार रखी हैं या फिर बढ़ाई हैं। क्या जाटों के वोट के बिना बीजेपी के लिए ऐसा करना मुमकिन है? अब बहुत से लोग आपको एक अलग एनालिसिस देंगे। वो कहेंगे कि जाट बहुल इलाकों में अगर भाजपा जीती भी है तो इसका कारण ये था कि उन्होंने काउंटर पोलराइजेशन का फायदा उठाने के लिए गैर जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। पर यह भी आधा सच है, क्योंकि हरियाणा में 14 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जाट उम्मीदवार उतारे और इन सीटों के नतीजे आपको चौंका देंगे। जिन 14 सीटों में बीजेपी ने एक जाट उम्मीदवार लड़ाया, उनमें से 6 उसने जीती और 1 सीट मामूली अंतर से हार गई। यानी कि जब उसने किसी जाट कैंडिडेट को उतारा, उनमें से आधी सीटें वो जीत गए। और ये जाट वर्सेस जाट सीटें कौन सी है, ये भी आपको बता देते हैं। ये सीट है पानीपत ग्रामीण। यहां बीजेपी के महिपाल ढांडा ने कांग्रेस के सचिन कुंडू को 50,000 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। बाढ़रा, यहां बीजेपी के उमेद सिंह ने कांग्रेस के सोमवीर सिंह को 7,500 वोट से शिकस्त दी। दादरी, जहां बीजेपी के सुनील सांगवान ने कांग्रेस की मनीषा सांगवान को करीब 2,000 वोट से हराया। और यह सोचिए कि इसी सीट से पिछली बार बीजेपी की वीआईपी कैंडिडेट बबीता फोगाट हार गई थी। इस बार बीजेपी ने यह सीट अपने पास कर ली। जाट बहुल तोशाम सीट भी बीजेपी की श्रुति चौधरी ने जीत ली। उन्होंने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को 14,000 वोटों से हरा दिया। नलवा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के रणधीर पनिहार ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अनिल मान को 12,000 वोट से मात दी। और राय सीट पर बीजेपी की कृष्णा गहलावत ने कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को करीब 5,000 वोट से हराया। अब आप बताइए, अगर जाट बीजेपी से पूरा खिसक चुका है तो ये सीटें वो कैसे जीत पाते? तो ये तो हुआ जाट बनाम जाट उम्मीदवारों में कांग्रेस और बीजेपी की जीत हार का हिसाब। लेकिन उन सीटों पर क्या हुआ जहां दोनों पार्टियों के जाट और गैर जाट उम्मीदवारों की टक्कर हुई? ऐसी सीटें हैं 15। इन सीटों में सीपीआईएम के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली, तो बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कि यहां भी करीब आधी सीट जीत ली कांग्रेस और बीजेपी ने, जबकि 2 सीटें अन्य दलों के हिस्से में चली गई। पिछली बार हरियाणा में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। इस बार यह आंकड़ा 48 पर पहुंच गया है। बीजेपी ने पिछली बार की 26 सीटें इस बार रिटेन की, यानी कि फिर से जीती हैं, जबकि 22 नई सीटें भी अपनी झोली में डाली हैं। इनमें से 7 सीटें तो बागड़ और देशवाल की हैं, जो जाट बहुल इलाके हैं। ऐसे में हरियाणा के नतीजों में जाति का अंगगणित देखने के बाद जाट बनाम गैर जाट वाली थ्योरी जमीन पर टिकती नहीं दिख रही। यही देख लीजिए ना कि जो नई सीटें बीजेपी ने अपने खाते में जोड़ी हैं, उनमें से 1/3 सीट तो सिर्फ जाटों की सीटें हैं। यानी कि साफ है कि बीजेपी ने जाट सीटों पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है और इन सीटों पर पार्टी के जाट उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। तो फिर इस नतीजे को कैसे पढ़ा जाए? हरियाणा में बीजेपी ने कैसे चुनावी पंडितों को फेल किया, इसे आप लोकनीति CSDS के सर्वे से समझ सकते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सरकार के प्रदर्शन के लिहाज से कई लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक जाति का चुनाव था, पर CSDS के नतीजे ये बताते हैं कि ये वोट पड़ा है सरकार के प्रदर्शन पर और उस लिहाज से कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी भारी पड़ी। वो कैसे, जरा इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। सर्वे में हरियाणा की पिछली बीजेपी सरकार से 34% लोग पूरी तरह संतुष्ट दिखे, जबकि 24% कुछ हद तक संतुष्ट थे। तो 13%
कुछ हद तक असंतुष्ट नजर आए, वहीं 25% ने खुद को पूरी तरह से असंतुष्ट बताया। यानी लोक नीति CSDS के सर्वे के मुताबिक हरियाणा के 10 में से 6 लोगों ने बीजेपी सरकार से संतुष्टि जताई है, जबकि 10 में से सिर्फ 4 लोग ही सरकार के कामकाज से नाराज या फिर असंतुष्ट नजर आए। पूरी तरह से संतुष्ट लोगों में से 3/4 ने एक बार फिर बीजेपी को वोट दिया, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से असंतुष्ट लोगों में से 3/4 ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि वो लोग जो ना खुश थे और ना ही ज्यादा ना खुश, इनमें से वोट देने के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में 50-50 ये वोट बंट गए। वहीं हरियाणा वालों ने मुख्यमंत्री के तौर पर भी बीजेपी के नायब सिंह सैनी को कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा से ज्यादा तरजीह दी। कहां ये हमें बताया जा रहा था कि पूरी तरीके से भूपिंदर सिंह हुड्डा की लहर चल रही है, पर जब सैटिस्फैक्शन यानी कि आप कितने संतुष्ट हैं उनके काम से ये पूछा गया, तो लोगों ने अप्रूवल रेटिंग नायब सैनी को ज्यादा दी। इसी सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा के 33% लोगों ने नायब सैनी को पसंद किया, जबकि 32% ने ही भूपिंदर सिंह हुड्डा को अपना पसंदीदा सीएम चेहरा बताया। सीएम अप्रूवल रेटिंग के पैमाने पर कुमारी शैलजा को 7% लोगों का समर्थन मिला और मनोहर लाल खट्टर को 5% लोगों ने पसंद किया। वहीं दुष्यंत चौटाला को 2 लोगों ने ही अपना वोट दिया। 8% ने किसी अन्य नेता को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया। यानी नायब सैनी सिर्फ कांग्रेस के भूपिंदर हुड्डा पर ही भारी नहीं पड़े, बल्कि 9.5 साल सीएम रहे बीजेपी के ही दिग्गज मनोहर लाल खट्टर पर भी 20 साबित हुए, क्योंकि बीजेपी के मतदाताओं में 72% लोगों ने नायब सिंह सैनी को अपनी पसंद के तौर पर बताया, तो सिर्फ 10% ने ही मनोहर लाल खट्टर का समर्थन किया। ये बड़ी एक दिलचस्प फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में। हरियाणा के चुनाव में पहलवानों का मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन इसे लेकर यहां के लोगों की क्या राय है उसे देखना जरूरी था इस रिपोर्ट में। इसके मुताबिक हरियाणा के ज्यादातर लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद में केंद्र सरकार के एक्शन को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि जितना एक्शन केंद्र ने लिया है हम उनसे संतुष्ट हैं, ये काफी है। यहां तक कि बीजेपी को हरियाणा में कांग्रेस के मुकाबले महिलाओं का ज्यादा समर्थन मिला। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सरकार के दौरान महिला सुरक्षा में सुधार की बात 36% लोगों ने मानी, तो 28% ने पहले की तरह और 25% ने बदतर माना। महिला सुरक्षा को बेहतर मानने वालों में से आधे से ज्यादा ने बीजेपी को वोट दिया, तो बदतर मानने वालों में से आधे से कम ने कांग्रेस को वोट दिया। इस देश के मतदाता चुनाव विश्लेषकों को अक्सर गच्चा दे देते हैं। अगर हरियाणा में जाति की दीवार टूटी है, सरकार के काम के आधार पर लोगों ने वोट दिया, मतदाताओं को सच में सरकार का काम पसंद आया और सभी वर्ग और जाति के लोगों ने ऐसा ही किया, तो ये बेहद सुखद है। हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगर आज ऐसा हरियाणा में बीजेपी के लिए हुआ है, तो कल कर्नाटक में कांग्रेस के लिए भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जनादेश सरकार और उसके मुखिया के काम पर होना चाहिए, ना ही जाति के नाम पर। अगर हरियाणा में सबका साथ वाला जनादेश मिला है, तो अब सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भी इस मंत्र का ख्याल रखा जाएगा, जहां जाट, ओबीसी, दलित, पंजाबी, खत्री सभी समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। परवाह देश की दूसरी खबर उस जंगबाज की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। ये एक ऐसा जंगबाज है जिसके नाम से ही दुश्मन थर्रा उठते हैं। भारत को ऐसे 31 जंगबाज मिलने जा रहे हैं, जिससे हमारी सरहद तो सुरक्षित होगी ही, बल्कि पड़ोसी दुश्मनों के लिए वो समय आने पर काल भी बन जाएंगे। भारत ने इसके लिए अमेरिका से 80,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर ली है। इस डील से समंदर से लेकर आसमान तक सर्वशक्तिमान भारत का संकल्प पूरा होने जा रहा है। आसमान से समंदर तक भारत की सुरक्षा होगी अभेद्य। समंदर से आसमान तक दुश्मन की हर साजिश होगी बेनकाब। भारत के रक्षा तंत्र को हर तरह से मजबूत करने वाली 2 बड़ी डील फाइनल हो गई है। एक तरफ
भारत ने 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से हंटर किलर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत को मिलने जा रहे हंटर किलर से 2 पड़ोसी दुश्मनों के खेमे में अभी से कपकपी छूट रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे साजिशकर्ताओं के लिए भारत की सरहदें एक तरह से सील बंद हो जाएंगी और परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब आप उस हंटर किलर का नाम भी जान लीजिए। उसका नाम है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। MQ-9B वही ड्रोन है जिससे अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मारा गया था। अब यही ड्रोन भारत को मिलने जा रहा है। रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है। 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई। इसके तहत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। 31 प्रेडेटर ड्रोन में भारतीय नौसेना के लिए 15 यूनिट, भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 8-8 यूनिट शामिल होंगे। इस रक्षा सौदे की सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी बनाए जाएंगे। विशाखापत्तनम में स्थित जहाज निर्माण केंद्र में 2 अटैक सबमरीन का निर्माण होगा। अटैक सबमरीन का सौदा करीब 45,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिका से मिलने वाले सबसे भरोसेमंद हथियार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा और कैसे भारत रक्षा के हर मोर्चे पर दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करेगा, आज आपको उस प्रेडेटर ड्रोन के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि महज इस एक हथियार के होने भर से भारत के खिलाफ 3 मोर्चों पर खतरा खत्म हो जाए। प्रेडेटर ड्रोन्स की आवश्यकता भारत को बहुत ज्यादा है। 2 मायनों में ये बहुत ही अहम डील है। पहला कि भारत की जो विस्तार है भारत का इंडियन ओशन, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल का, उस पे हमारी जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, उसकी जो सर्वेलेंस और हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार इन क्षेत्रों पर अपनी पैनी नज़र रखें और इनमें सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छा डिटरेंस भी देते रहें ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन उड़ेगा तो लद्दाख में चीन की चालबाजी फेल कर देगा। ये ड्रोन समंदर में चीन और पाकिस्तान की जासूसी ठप कर देगा। यहां तक कि दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील भारत के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे एक तरफ तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मनों की साजिशों को एक साथ नाकाम करेगा, दूसरी तरफ भारत में अत्याधुनिक ड्रोन बनाने में लगने वाले समय में भी काफी कमी आएगी। अमेरिका MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के साथ साथ ड्रोन तकनीक भी भारत के साथ साझा करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भविष्य में भी भारत को आधुनिक ड्रोन बनाने में मदद का भरोसा दिया है। गल्फ ऑफ एडन में चाइना की शिप्स घूम रहे हैं। जिबूती में उन्होंने बेस बना लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं बर्मा में या श्रीलंका में या मालदीव्स में इनकी एक्टिविटीज लगातार बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए हमें जरूरी है कि हम इनके ऊपर निगरानी रखें। हम इसको शैडोइंग कहते हैं, तो हम शैडो करें इनके शिप्स को, उनको रास्ता दिखाएं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो और किसी तरह की कोई भी जानकारी हमारे दुश्मनों को ना मिले। उसके लिए ये ड्रोन्स लगातार अपना काम करेंगे। भारत के पास 31 प्रेडेटर ड्रोन होने का मतलब है आसमान से लेकर जमीन तक और समंदर से लेकर पहाड़ों तक, मतलब हर जगह दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पिछले 10 सालों में भारत की डिफेंस नीति में हुए बड़े बदलाव के बाद भारत को सब कुछ शानदार चाहिए, चाहे वो हथियार हो, फाइटर जेट्स हो या फिर ड्रोन। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जैसे अत्याधुनिक ड्रोन की भारतीय सेना को बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस ड्रोन की खासियत ही कुछ ऐसी है कि हर मुल्क इसे अपने पास रखना चाहता है। अब अगर हम देखें तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स करती है। MQ-9B प्रेडेटर ऑल वेदर ड्रोन है। यह ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। तो इतनी दमदार खासियत के बाद इस ड्रोन की जरूरत भारत के लिए काफी समय से महसूस की जा रही थी। अब ये ड्रोन्स भारत को भी मिलने जा रहे हैं। समंदर से लेकर रेगिस्तान और ठंडे बर्फीले पहाड़ों जैसे दुर्गम जगहों पर यह ड्रोन दुश्मन के हर चाल को नाकाम करने का मादा रखता है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या भीषण गर्मी और सर्दी, हर मौसम में यह हंटर ड्रोन दुश्मन की साजिशों के परखच्चे उड़ा देता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स और बम को लेकर उड़ सकता है। ये ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और बम को लेकर भी उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन से एक साथ 4 मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। ये 1700 किलो से ज्यादा वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चलाया जा सकता है, जिससे दुश्मन का एंटी एयर सिस्टम फेल हो जाता है। P-8I जो हमने एयरक्राफ्ट जो बोइंग कंपनी का हमने लिया है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो नेवी ऑपरेट कर रही है, उससे भी ज्यादा काबिलियत रखता है ये ड्रोन। छोटा सा ड्रोन 25,000 फीट तक की ऊंचाई पे हमारी LOC के ऊपर निगरानी रख सकता है, समुद्र में दूर तक जा सकता है। इसकी जो रडार कैपेबिलिटी है, इसकी जो वेपन्स हैं, इसमें हेलफायर मिसाइल्स लगे हैं जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एयर से सरफेस टारगेट को, लैंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रोटेटिंग कैनन्स लगे हैं इसमें। इसके अंदर देखिए GBU-9 बॉम्ब्स लगे हैं जो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स हैं, और तरह तरह की कैमरा डाटा लिंक, जिससे ये अपनी सारी पैनी नजर रखते हुए पूरे आंकड़ों को अपने मिलिट्री कमांडर्स को डायरेक्टली भेज सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक प्रेडेटर ड्रोन मल्टी मिशन को पूरा करने वाला एक ऐसा हथियार है जो हर चुनौती से निपटना जानता है। ये एक मध्यम ऊंचाई वाला रिमोट संचालित ड्रोन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए की जाती है। साथ ही सैनिकों और बेस फोर्स को सहायता देने के मकसद से भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रेडेटर ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। प्रेडेटर ड्रोन खुफिया जानकारी, निगरानी, नजदीकी हवाई सहायता, खोज और बचाव, सटीक हमला और हवाई मार्गदर्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। प्रेडेटर ड्रोन एयरक्राफ्ट सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम में 4 सेंसर होते हैं। हथियार से लैस एयरक्राफ्ट, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, प्रेडेटर प्राइमरी सैटेलाइट लिंक और अतिरिक्त उपकरण लगे होते हैं। रिमोट से संचालित सिस्टम को कहीं भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसी तरह प्रेडेटर को अलग किया जा सकता है। साथ ही इसे कंटेनर में भी लोड किया जा सकता है। इसकी क्षमताएं इसे अनियमित युद्ध संचालन के लिए खास तौर पर कारगर बनाती है। हम एंटी पोचिंग, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज जो है, हमारे फिशिंग, एंटी फिशिंग एक्टिविटी जो होती है, कोई भी कॉन्ट्राबेंड ले जा रहा है, कोई भी गलत काम, पिराट्स के अगेंस्ट में पैनी नजर रखना, कोऑर्डिनेटेड अटैक में इसका जरूरत, जैसे हमने गल्फ ऑफ एडन में देखा, अभी भारतीय नौसेना के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं। तो ये सब में हमें पायलटलेस जहाज के साथ वो सब काम हम हासिल कर पाएंगे जो शायद हम वैसे नहीं कर पा रहे थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों करेंगे।
जानकारों का मानना है कि MQ-9B प्रेडेटर जैसे अत्याधुनिक ड्रोन अगर भारत में ही बनेंगे तो भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और अमेरिकी तकनीक से बने ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक देश की ताकत बढ़ने जा रही है। समंदर के अंदर भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए जो एक दूसरी डील हुई है वो भी काफी अहम है। इसके तहत भारत को न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली 2 अटैक सबमरीन भी मिलने जा रही हैं। खास बात यह है कि इन दोनों परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण देश के अंदर होगा। नौसेना इस डील के लिए काफी जोर दे रही है। दरअसल ये देश के लिए अंडर वाटर पावर को बढ़ाने के लिए बेहद अहम कदम है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। अमेरिका से परमाणु पनडुब्बियों की डील भी पक्की हो गई है। डील के तहत भारतीय नौसेना को 2 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां भी मिलेंगी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे भारत की मारक और निगरानी क्षमता में काफी इजाफा होगा। 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 45,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेंगी। इनके निर्माण में लार्सन एंड टुर्बो जैसी प्राइवेट कंपनी भी हिस्सा लेंगी। ये डील काफी समय से अटकी थी, जो अब फाइनल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी ने इन पनडुब्बियों की डील के लिए केंद्र के सामने जनवरी में ही अपनी मांग रखी थी। भारत की काफी लंबे समय से योजना रही है कि उसके पास ऐसी 6 सबमरीन हो जो समंदर के मोर्चे पर दुश्मन के लिए काल का दूसरा नाम हो। बताया जा रहा है कि इन पनडुब्बियों का निर्माण एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जो अरिहंत श्रेणी के तहत बनाई जा रही 5 परमाणु पनडुब्बियों से अलग है। भारत लगातार न्यूक्लियर सबमरीन के विकास में तत्पर रहा है। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, हमने INS अरिहंत बना दिया, हमने INS अरिघट बना दिया और अब हम INS अरिधमन, ये तीनों SSBN जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ न्यूक्लियर सबमरीन से, ये हम बना रहे हैं। इसके साथ ही हम तीसरी चौथी सबमरीन भी बनाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास अटैक सबमरीन जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पावर्ड तो ना हो पर न्यूक्लियर इंजन से चले, वैसे 6 सबमरीन की बनाने की जरूरत हमको पड़ी है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के निर्माण के हिसाब से इसको हम अभी प्रोजेक्ट 77 कहते हैं। नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत क्यों है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और डीजल सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को दिन में कम से कम एक बार बैटरी चार्ज करने के लिए पानी की सतह पर लाना पड़ता है। इस दौरान डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर अटैक के खतरे होते हैं। डीजल सबमरीन हवाई हमलों के लिए भी असुरक्षित है, इसलिए नेवी ने न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन की मांग रखी। हिंद महासागर क्षेत्र में सर्विलांस बढ़ाने के लिए भी नेवी को ऐसे सबमरीन की जरूरत थी। जाहिर है अब दुश्मन समंदर के मोर्चे पर भी कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज देश को और उद्योग जगत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मशहूर उद्योगपति और भारत के अनमोल रतन टाटा नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पद्म विभूषण रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज किया गया। परवा देश के तीसरे हिस्से में भारत में भरोसे के ब्रांड रतन यानी रतन टाटा की वो कहानी सुनिए जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को प्रेरित करेगी। आप देखेंगे कि भारत के हर घर में थोड़ा सा टाटा भेजने वाले रतन टाटा कैसे विकसित भारत के निर्माता बन गए। रतन टाटा की जो एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने टाटा ब्रांड के जरिए देश को नमक, आटा, डाटा, सॉफ्टवेयर और कार से लेकर एयरलाइंस तक सब कुछ दिया। 30 कंपनियां और 100 से ज्यादा ब्रांड्स को घर घर का हिस्सा बनाने वाले रतन टाटा खुद को व्यवसायी नहीं बल्कि उद्योगपति कहते थे, क्योंकि व्यापार के उनके अपने उसूल थे। वो उसूल जिसमें देश और समाज का हित सबसे पहले था।
वो उसूल जो व्यापार में भरोसे को सबसे ऊपर रखते थे। रतन नवल टाटा का संपूर्ण जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी कहानी है जिसमें कुछ भी उधार का नहीं है। रतन टाटा ने हर फैसला उनका अपना फैसला लिया और उस फैसले को सही बनाने के लिए वो जी जान लगा देते थे। इसीलिए देखिए टाटा वचन, भरोसे के ब्रांड रतन। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं। उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे। बस वो है कि हम हमारे दिल में वो रहेंगे और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। जिस समय किसी को यकीन नहीं था कि भारत अपने दम पर पूरी तरह स्वदेशी कार बना सकता है, तब रतन नवल टाटा ने असंभव को संभव बनाने का फैसला लिया। पूरी तरह इंडिया की कार बनाने की योजना पर कई लोग हंसे। सलाहकारों ने समझाया कि ट्रक बनाने वाली कंपनी को कार के बाजार में हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन रतन टाटा ने फैसला ले लिया था। रतन टाटा ने 1995 में इंडिया की कार बनाने का काम शुरू किया और साल 1998 में अपना फैसला सही साबित कर दिया। रतन टाटा ने भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी कार को नाम दिया इंडिया की कार, इंडिका। देश की कार इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ी क्रांति थी। जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। टाटा इंडिका ने कारोबार का नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी कि उन्होंने भारत में स्वदेशी कारों के बड़े बाजार की नींव रख दी। कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी असफलता है। ये रतन टाटा की वो आखिरी तस्वीर है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। टाटा ट्रस्ट ने मुंबई में स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल शुरू किया। ये तस्वीर शेयर करके रतन टाटा ने लिखा, वी आर ओपन। इस तस्वीर के बाद रतन टाटा ने अपने एक्स हैंडल से एक और आखिरी पोस्ट की, एक चिट्ठी। 7 अक्टूबर को इस चिट्ठी में रतन टाटा ने लिखा, मैं ठीक हूं, ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई बात नहीं है। इस चिट्ठी के साथ 86 साल के रतन टाटा ने एक्स पर लिखा, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, यानी मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। रतन नवल टाटा की हर बात भरोसे के काबिल होती थी, इसीलिए उनके आखिरी बयान को भी लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया। लेकिन 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में
पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने अपनी आखिरी सांस ली। देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। हम लोगों से जो भी बात करता था बड़ा गंभीरता से और पोलाइटनेस से, ऐसा आदमी, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉर्पोरेट इसमें नहीं देखा। Great statesman of this country, but his ideology remain forever. जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। एक समय आया जब भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार इंडिगा बनाने वाली टाटा मोटर्स बड़े नुकसान में चली गई। तब बोर्ड के सदस्यों ने रतन टाटा पर कंपनी बेच देने का दबाव बनाया। इसके लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन इस मीटिंग में फोर्ड के मालिक ने भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो रतन टाटा को चुभ गया। उन्होंने कंपनी नहीं बेचने का फैसला किया और जीतोड़ मेहनत करके टाटा मोटर्स को फिर खड़ा कर दिया। इसके बाद समय चक्र ऐसा घूमा कि 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर जैसी ब्रांडेड कार बनाने वाली कंपनी ही खरीद ली। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक रतन जी टाटा ने गोद लिया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब रतन टाटा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। आजादी से पहले रतन टाटा का घर बंबई के आजाद मैदान के पास था। रतन टाटा अपने घर की बालकनी से आजाद मैदान की हलचल देखते थे। आजाद मैदान में अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों की सभाएं होती थी और अंग्रेजों की पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर देती थी। रतन टाटा ने कई बार आजाद मैदान में हुआ लाठीचार्ज, हिंसा और गिरफ्तारियां देखी। एक बच्चे के रूप में भारत को गुलाम देखकर उनके अंदर बेचैनी थी। वो भारत को जीतते हुए देखना चाहते थे। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बचपन में अपने दोस्त के साथ अंग्रेज पुलिस के लाठीचार्ज को रोकने के लिए एक अनोखी योजना बनाई थी। मुझे याद है, हम लड़के ब्रिटिश सांसदों की कारों और अंग्रेज पुलिस वालों की मोटरसाइकिलों की पेट्रोल की टंकी में चीनी डाल दिया करते थे। ऐसा हमने कई बार किया। जब भी हमें मौका मिलता हम इस तरह की चीजें किया करते थे जिससे आजाद मैदान में लाठीचार्ज रुक जाए। दरअसल उद्योगपति घराने के रतन टाटा को किसी ने बचपन में बताया था कि अगर किसी मशीन के फ्यूल टैंक में चीनी डाल दी जाए तो चीनी के क्रिस्टल इंजन को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। हालांकि रतन टाटा के पिता नवल टाटा चाहते थे कि वो इंग्लैंड जाएं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करें, लेकिन रतन टाटा ने अमेरिका जाकर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया। रतन टाटा के पिता को उनका ये फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन रतन टाटा की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। उन्होंने 1959 में कार्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया और 1962 में BRA यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। अमेरिका में रतन टाटा ने प्लेन उड़ाना सीखा। उन्होंने वहां कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। अमेरिका में ट्रेनिंग के दौरान रतन टाटा को प्लेन किराए पर लेना होता था, लेकिन पैसे बचाने के लिए रतन टाटा एक और को पायलट के साथ प्लेन का किराया शेयर कर लेते थे। एक बार रतन टाटा ने 2 और लोगों के साथ प्लेन का किराया शेयर किया। रतन टाटा उनके साथ एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, लेकिन हवा में उसका इंजन फेल हो गया। एयरक्राफ्ट में बैठे बाकी दोनों को पैसेंजर घबरा गए, लेकिन रतन टाटा ने उस वक्त में पूरा ध्यान इस बात पर दिया कि कैसे इस मुश्किल से उभरा जा सके।
आखिरकार रतन टाटा ने एयरक्राफ्ट सुरक्षित तरीके से उतार दिया, क्योंकि रतन टाटा का मानना था कि जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इसका सामना करने की क्षमता होती है। तो शारीरिक रूप से नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सब माथा रख के उनको नमन करते हैं, और वो जब तक ये देश की मिट्टी है, जब तक कण है, वो पूरे संसार के टाटा हैं, और वो हमारे देश के अनमोल रत्न थे, हैं, और जब तक ये जीवन है वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, कोई भी बिजनेस, व्यापार, व्यवहार, आचरण, उन्होंने हमेशा देश के जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो लखटकिया कार से लेके हो, चाहे लैंड रोवर तक हो। 1971 में रतन टाटा को समूह की एक फर्म नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। दूरदर्शी रतन टाटा तेजी से फैसले लेने लगे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की घाटे में चल रही कई यूनिट्स को मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। फिर वो वक्त आया जब विजनरी, पारखी और इंडस्ट्री के माहिर सौदागर जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने अपने व्यापारिक साम्राज्य के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुना। 1991 में रतन टाटा के चाचा JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया। JRD टाटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद रतन टाटा ने कई ऐसे फैसले किए जिसने टाटा समूह की आय को 40 गुना बढ़ाया और कंपनी का प्रॉफिट करीब 50% बढ़ गया। इस कड़ी में सबसे अहम फैसला साल 2000 में दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण करना रहा। ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहण के बाद टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई और इसने यूनिलीवर के ब्रुक ब्रांड को चुनौती देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इससे टाटा समूह का नाम यूरोप के घर घर तक पहुंच गया और टाटा टी ने भारत के घर घर में जगह बना ली। पद्म विभूषण थे वो, और देश में उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और देश में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। एक दिन रतन टाटा ने बारिश में एक स्कूटर दुर्घटना देखी। रतन टाटा ने उसी दिन फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाएंगे जो भारत की सड़कों पर 2 व्हीलर की जगह ले सके। उस समय इसे असंभव बताया गया, लेकिन इंडिका के जनक रतन टाटा एक बार फिर फैसला कर चुके थे। भारत के लिए सोचा, भारत के लिए काम किया, भारत को आगे बढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही। कल इस वक्त फिर होगी मुलाकात, करेंगे परवाह देश की।